गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज वाकोले, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अपन चल रहे हैं बीए पार्ट थर्ड, और बीए पार्ट थर्ड में अपन चल रहे हैं अमेरिका की विदेश नीति। इससे पहले जो वीडियो था, उस वीडियो में अमेरिकी विदेश नीति के आधारभूत तत्व और उसके उद्देश्यों की चर्चा हम कर चुके हैं। आज इसको आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले अपन एक बार अमेरिका के बारे में बात करें। अमेरिका, जिसे आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, वो सन 1787 में स्थापित हुआ। इससे पहले 4 जुलाई सन 1774 को अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा की और उसके पश्चात ब्रिटेन के साथ एक लंबा संघर्ष प्रारंभ किया। सन 1787 में अमेरिका ने अपना संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया और सन 1789 में अमेरिकी संविधान को लागू किया। आज अमेरिका का सारा ढांचा जो है वो उसी संविधान के ऊपर केंद्रित है। संपूर्ण शासन व्यवस्था उसी के आधार से संचालित है। सन 1789 के बाद से लेकर के आज तक की जो कहानी है वो धीरे धीरे बढ़ते अमेरिकी वर्चस्व की कहानी है। हालांकि कोई समय ऐसा था जब अमेरिका अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से दूर रखता था। वो कभी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सक्रिय खिलाड़ी नहीं बना। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद की जो कहानी है वो देखा जाए तो वास्तव में अमेरिका की कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाने के पश्चात जो उसके सामने दूसरा संकट आया, आर्थिक मंदी का, उससे लड़ने के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध में वो शामिल हुआ। और अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध की तस्वीर ही बदल गई। मित्र राष्ट्रों का पलड़ा एकदम से भारी हो गया और अंततः दूरी राष्ट्रों की पराजय और मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई तो वो था अमेरिका। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो विश्व का परिदृश्य उभरा, उस वैश्विक परिदृश्य में 2 महाशक्तियां रह गई। एक था संयुक्त राज्य अमेरिका और एक था सोवियत संघ। और यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। शक्ति के 2 केंद्र और इन दोनों केंद्रों के बीच में जो संघर्ष प्रारंभ हुआ, विश्व राजनीति के नेतृत्व को लेकर जो इनके हित आपस में टकरा रहे थे, इन हितों का एक संघर्ष प्रारंभ हुआ और इसी को हमने नाम दिया शीत युद्ध। 1945 से लेकर के 1991 तक का काल शीत युद्ध की राजनीति का काल है। और इस समय ये जो 45 वर्ष थे, इस 45 वर्षों में अमेरिका और सोवियत संघ ने एक दूसरे को पराजित करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास किया। और इसी काल में अमेरिका की विदेश नीति का एक अलग पहलू उभर कर आया और वो पहलू था साम्यवाद को समाप्त करना या साम्यवाद को रोकना। 1991 के पश्चात जब साम्यवाद समाप्त हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया, तो विश्व पूरी तरह से एक ध्रुवीय हो गया। यानी कि अब शक्ति का एक ही केंद्र था और वो केंद्र था संयुक्त राज्य अमेरिका। और अमेरिकी नीति निर्माताओं ने जो कार्य किए, जो निर्णय लिए, जो उसने विदेश नीति का संचालन किया, उसी का परिणाम ये है कि आज अमेरिका विश्व का ठेकेदार बना हुआ है, विश्व का चौधरी बना हुआ है और एकमात्र महाशक्ति होने के नाते समूचे विश्व पर अपना आधिपत्य कायम करने में लगा हुआ है। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे विश्व का कोई अन्य संगठन, सबके सब के निर्णय अमेरिकी विदेश नीति के अनुरूप होते हैं। तो ये जो कहानी है वास्तव में अमेरिकी वर्चस्व की कहानी। चलिए पर शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताओं। सबसे पहला बिंदु है साम्यवाद का अवरोध। अगर 1945 के पश्चात का काल देखें, 1945 से लेकर के जब तक शीत युद्ध समाप्त नहीं हो गया, जब तक साम्यवाद समाप्त नहीं हो गया, अमेरिकी विदेश नीति अगर किसी चीज के इर्द गिर्द घूमी है तो वो एक ही है, एक ही बिंदु है, एक ही तत्व है और वह साम्यवाद का अवरोध करना। सबसे पहले 1917 में साम्यवाद की स्थापना हुई रूस के रूप में। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई और बोल्शेविक क्रांति के माध्यम से जारशाही समाप्त हो गई और वहां पर साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हुई। लेनिन के नेतृत्व में जो रशिया था, रूस था, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आखिरकार सोवियत संघ बन गया। यूरोप, विशेष रूप से पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप को सोवियत संघ ने अपने लाल झंडे के तले ले गया। यानी कि पूरा पूर्वी यूरोप साम्यवादी बन चुका था। और 1949 में
एशिया के एक राज्य जिसे हम साम्यवादी चीन के नाम से जानते हैं, वो भी साम्यवादी बन चुका था। यानी दो विशाल राज्य, विश्व के सबसे बड़े राज्य, वो साम्यवादी बन चुके। और एक सबसे बड़ी समस्या ये भी हुई कि अमेरिका की नाक के नीचे यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्यूबा साम्यवादी बन गया था। फिदेल कास्ट्रो के नेतृत्व में क्यूबा में भी साम्यवादी सरकार की स्थापना हो चुकी थी। धीरे धीरे देखते देखते साम्यवाद बहुत बड़े पैमाने पर पैर पसारने लग गया था। यूरोप, जो अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता रहती थी, उसमें भी साम्यवाद घर कर चुका था। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि जहां तक हो, जैसे भी हो, साम्यवाद को अपने दो विशाल रूपों यानी कि सोवियत संघ और साम्यवादी चीन के रूप में रोके रखना। इससे बाहर साम्यवाद का प्रसार नहीं होना चाहिए। इसके आगे जितने भी हम बिंदु देखेंगे, उन बिंदुओं का संबंध इसी बात से, यानी जो भी उसने आगे कार्य किया, जो भी नीति बनाई, जो भी निर्णय लिए, जो भी उसकी विशेषता रही, वो इस एक बिंदु के इर्द गिर्द ही घूमते रहे। और वो बिंदु था साम्यवाद का अवरोध करना। यानी कि जैसे भी हो, जिस रूप में भी हो, साम्यवाद को समाप्त करना है। अंततः अमेरिका की इसमें जीत भी हुई और 1991 में साम्यवाद भी समाप्त हो गया और सोवियत संघ भी समाप्त हो गया। जो पूर्वी यूरोप साम्यवाद के झंडे के तले था, अंततः वो भी समाप्त हो गया और वहां पर भी लोकतांत्रिक राज्यों की स्थापना हो गई। तो 1945 के बाद से अगर हम अमेरिकी विदेश नीति का सबसे बड़ा बिंदु अगर कोई देखते हैं, सबसे बड़ी विशेषता अगर कोई देखते हैं, तो एक ही है, वह साम्यवाद का अवरोध करना। दूसरी है सैनिक संधियों की नीति। यह भी इसीलिए अपनाई गई कि हमें साम्यवाद को रोकना है। कैसे कि साम्यवादी शासन व्यवस्था धीरे धीरे पैर पसारती जा रही थी और इस रूप में साम्यवाद शक्तिशाली होता जा रहा था। सोवियत संघ सबसे बड़ा शक्ति का केंद्र बना, जिसने अमेरिका को चुनौती देना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए अमेरिका चाहता था कि किसी न किसी रूप में इस सोवियत संघ को रोकना है। इसलिए उसने सैनिक संधियों के माध्यम से उनमें राज्यों को शामिल करके पहली बार सोवियत संघ से सुरक्षा प्रदान की। दूसरी बात, इसलिए उनको अपने सैनिक गठबंधनों में शामिल किया कि वो सोवियत संघ के खेमे में ना चले जाए। और तीसरी बात, अगर कभी तीसरा विश्व युद्ध भी हो जाए तो इस गठबंधन के माध्यम से, इन सैन्य गुटों के माध्यम से सोवियत संघ को घेरा जा सके। इसकी शुरुआत हुई रियो से। सन 1947 में सबसे पहला सैन्य गठबंधन बना रियो, फिर 1949 में बना नाटो, उसके पश्चात एंजस बना 1951 में और 1954 में बना सेंटो, जिसे हम बगदाद पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, और 1957 में बना सीटो। ये जो सीटो और सेंटो है, ये वास्तव में दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के लिए बनाया गया था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल रहा है। एंजस बनाया गया था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के राज्यों के लिए और नाटो बनाया गया था यूरोप के लिए। यानी कि कहने का तात्पर्य कि एशिया, लैटिन अमेरिका और यूरोप, इन देशों को सैन्य गठबंधनों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना। वास्तव में इन सैन्य गठबंधनों के माध्यम से अमेरिका की सोच ये थी कि इन देशों में सैन्य अड्डे स्थापित किए जा सके ताकि यहां से सोवियत संघ को घेरा जा सके। अगर कोई बड़ा संघर्ष भी हो तो इन सैनिक अड्डों के माध्यम से सोवियत संघ के ऊपर आक्रमण किया जा सके। इसलिए अमेरिकी विदेश नीति का जो दूसरा पहलू रहा है वो है सैनिक संधियों की नीति, सैनिक गठबंधन बनाकर अधिकांश देशों को उसमें शामिल करना और अपनी ताकत में इजाफा करना। तीसरा है विदेशी आर्थिक सहायता की नीति, यानी कि अधिकांश देशों को, चाहे वो देश यूरोपीय हो, चाहे एशिया के हो, चाहे लैटिन अमेरिका के हो, चाहे अफ्रीका महाद्वीप के हो, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस आर्थिक सहायता प्रदान करने के पीछे अमेरिका की सोच, हालांकि व्यक्तिगत सोच थी। वो चाहता था कि इनके माध्यम से इन राज्यों को पिछलगू बनाया जाए, यहाँ पर कुछ ऐसे कार्य किए जाए जैसे कि पहले इसकी सोच थी आर्थिक सहायता द्वारा राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाना। यानी जो कमजोर राज्य थे, जो गरीब राज्य थे, जो दूसरे देशों के ऊपर निर्भर थे, उनको आर्थिक सहायता इसलिए प्रदान की ताकि वो कुछ हद तक आत्मनिर्भर बन सके। वास्तव में उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य इसके पीछे यही था कि उन देशों को अपना पिछलग्गू बनाना,
बिना अमेरिका के वो कोई निर्णय नहीं कर सके, बिना अमेरिका के वो एक कदम भी चल नहीं सके, हर परिस्थिति में वो अमेरिका के ऊपर निर्भर हो जाए। इसलिए अमेरिका ने इस आर्थिक सहायता की नीति अपनाई। दूसरा था साम्यवाद के खतरे को टालना। उसका उद्देश्य ये था कि इन गरीब राज्यों को यदि हम आर्थिक सहायता देंगे तो वो कम से कम साम्यवादी खेमे में नहीं जाएंगे। यदि अमेरिका की सोच ये भी थी कि अगर इनको आर्थिक सहायता नहीं दी गई तो ये सोवियत संघ के खेमे में जा सकते हैं, साम्यवादी शासन व्यवस्था वहां पर स्थापित हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो साम्यवाद का प्रसार बढ़ता ही चला जाएगा, जिसको रोकना अमेरिका के लिए एक और चुनौती बन जाएगी। इसलिए आर्थिक सहायता देने के उसका उद्देश्य था साम्यवाद के खतरे को टालना। और तीसरा, विदेशों में पारस्परिक महत्व की सुविधाओं जैसे सैनिक अड्डों और बंदरगाहों को प्राप्त करना, यानी जिनको आर्थिक सहायता देगा वो अमेरिका के पहली बात पिछलग्गू हो जाएंगे, दूसरी बात अमेरिका के इतने ऋणी हो जाएंगे कि अमेरिका अगर उनको सैन्य अड्डों की सुविधाओं के लिए या बंदरगाहों के लिए भी कहेंगे तो वो राज्य अमेरिका को मना नहीं कर सकेंगे। सैन्य अड्डे प्राप्त करना या बंदरगाह की सुविधा प्राप्त करने के पीछे ये सोच ये थी कि वहां के माध्यम से सोवियत संघ को, चाइना को घेरा जा सके और आवश्यकता पड़ने पर बंदरगाहों का उपयोग नाविक अड्डे के रूप में किया जा सके। ये अमेरिका की सोच थी। इसलिए अमेरिकी विदेश नीति की एक विशेषता रही है 1945 के पश्चात विदेशी आर्थिक सहायता की नीति, यानी कमजोर राज्यों को, गरीब राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला है मानवाधिकारों का समर्थन। हालांकि ये कोई ज्यादा बड़ी सोच नहीं रही, लेकिन जब कार्टर प्रशासन था, जिमी कार्टर जब राष्ट्रपति हुआ करते थे, तब उनके कार्यकाल में अमेरिकी विदेश नीति का बहुत बड़ा स्तंभ रहा है मानवाधिकारों का समर्थन करना, यानी कि मानवाधिकारों के हनन के नाम पर अमेरिका मौन धारण नहीं करेगा। और यह भी एक सच्चाई है कि अमेरिका ने इस मानवाधिकारों के हनन के नाम पर कई पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप भी किया है, विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों में, यानी कि जहां कहीं पर भी मानवाधिकारों का हनन होगा अमेरिका वहां पर सक्रिय होकर कार्य करेगा और मानवाधिकारों के हनन को रोकेगा। तो कार्टर प्रशासन और उसके बाद का काल अमेरिकी विदेश नीति में मानवाधिकारों की सुरक्षा के नाम से जाना जाता है, यानी कि वहां के प्रशासन ने मानवाधिकारों की सुरक्षा पर ज्यादा जोर दिया था। अगला है लोकतंत्र के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप, यानी कि यह भी अमेरिकी विदेश नीति का एक शाह पहलू है, एक काला पहलू है कि उसने बिना वजह बहुत से गरीब और कमजोर राज्यों में हस्तक्षेप किया और नाम दिया गया लोकतंत्र के नाम पर। यानी उसको लगा कि अगर यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं किया गया तो यहाँ से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा और साम्यवादी शासन व्यवस्था उभर सकती है। जैसे कि 1983 में ग्रेनाडा में हस्तक्षेप किया, 1989 में पनामा में हस्तक्षेप किया, 1965 में डोमिनिकन गणराज्य में और 1994 में हैती में। ये हस्तक्षेप हमारे सामने इस बात के उदाहरण है कि अमेरिकी विदेश नीति ने कमजोर राज्यों को अपने अनुकूल बनाने के लिए, अपने पिछलग्गू बनाने के लिए और उनके ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से आधिपत्य स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप किया है। सबसे ज्यादा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों में और इसके अलावा भी दूर दूर देशों में भी उसने हस्तक्षेप करने की चेष्टाएं की है। अगला है विकासशील देशों पर दबाव की नीति। ये भी उसकी विदेश नीति का एक काला अध्याय है कि जो भी विकासशील देश अमेरिका के अनुसार नहीं चले, अमेरिका को आंखें दिखाने की कोशिश की या अमेरिका की बातों को मानने से इनकार किया, उन देशों के ऊपर उसने बहुत भारी तरीके के दबाव बनाए। कुछ एग्जांपल भी आपके सामने, से भारत व रूस के मध्य जो क्रायोजेनिक इंजन का सौदा हुआ था, उस सौदे को रद्द करवाने के लिए अमेरिका ने रशिया के ऊपर दबाव डाला। उस समय जब ये सौदा हुआ था उस समय सोवियत संघ समाप्त हो चुका था, उसके पश्चात रूस उभरा। रूस एक कमजोर राज्य था, कहीं पर भी शक्तिशाली राज्य नहीं था। बोरिस येल्त्सिन उस समय रूस के राष्ट्रपति हुआ करते थे और बोरिस येल्त्सिन ने भारत के साथ क्रायोजेनिक इंजन का सौदा किया, यानी कि सौदे के तहत भारत को 2 क्रायोजेनिक इंजन मिलने थे और इस क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग प्राय अंतरिक्ष के कार्यक्रमों में किया जाता है। लेकिन आखिरकार अमेरिकी दबाव के आगे रूस को झुकना पड़ा और भारत को उसने क्रायोजेनिक इंजन देने से मना
कर दिया। ये इस बात का प्रतीक है कि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत अंतरिक्ष में अपने विकास के प्रतिमान स्थापित करे, अंतरिक्ष में कहीं वो अमेरिका को चुनौती ना देने लग जाए। इसलिए भारत को अपने पक्ष में करने के लिए, भारत पर दबाव बनाने के लिए क्रायोजेनिक इंजन का जो सौदा था वो रूस के साथ रद्द करवाया। इसके अलावा भी भारत के ऊपर एनपीटी जो 1968 में आई थी और सीटीबीटी जो 1996 में आई थी, ये अणु प्रसार के संबंध में संधियां थी। इन संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी बहुत भारी दबाव बनाया। हालांकि भारत ने इन संधियों पर आज तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी अमेरिकी प्रशासन ये चाहता था कि भारत इन संधियों पर हस्ताक्षर करे और एक परमाणु परीक्षण पर आर्थिक प्रतिबद्ध 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे। उसके पश्चात अमेरिकी प्रशासन ने भारत के ऊपर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अमेरिका के लिए एक चुनौती होता। और इस बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने भारत को झुकाने के लिए उसके खिलाफ कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। ये कुछ ऐसे उदाहरण आपके सामने जिनके कारण से अमेरिका ने विकासशील देशों पर दबाव बनाया, उनको झुकाने की कोशिश की, विशेष रूप से उन देशों को जो अमेरिका के खेमे में नहीं थे, अमेरिका के पिछलगू नहीं थे, अमेरिकी गुट में शामिल नहीं थे। इसलिए इस प्रकार की नीति अमेरिका ने अपनाई। और अगला है एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी। जो एशिया प्रशांत क्षेत्र, एशियाई समुद्र हम कहते हैं, सागर हम कहते हैं, हिंद महासागर और उसके आसपास का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसमें अमेरिका ने विशेष दिलचस्पी दिखाई। इसकी वजह से एक कारण ये रहा कि ऐसी बातें सामने आई कि इस एरिया में, इस क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थों के विपुल भंडार हैं और अमेरिका यदि इस क्षेत्र पर, इन क्षेत्र पर स्थापित टापुओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो यहाँ पर जो पेट्रोलियम भंडार है उनका वो दोहन कर सकता है। और हम ये जानते हैं कि पेट्रोलियम आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन है और इस कारण से वो ये चाहता था कि इनके ऊपर वो नियंत्रण स्थापित करे। इसलिए एशिया महाद्वीप में उसने पहुंच बनाने की चेष्टा की। जब अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र में आया तो उसको चुनौती देने के लिए साम्यवादी चीन भी आ गया, क्योंकि रूस तो समाप्त हो चुका था, रूस अब इतना शक्तिशाली नहीं था, सोवियत संघ इतना शक्तिशाली नहीं था और बिखर भी चुका था। उसके बाद रूस जो है वो एकदम कमजोर राज्य था, अमेरिका के ऊपर निर्भर था, वो चुनौती देने की स्थिति में नहीं था। लेकिन चीन धीरे धीरे उभर रहा था और उसने भी इस क्षेत्र पर अपना कब्जा स्थापित करने के लिए अमेरिका को चुनौती देना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर जो विश्व की शक्तियां थी वो आगे और एक प्रकार से एशिया प्रशांत क्षेत्र को जंग का अखाड़ा बनाने की ओर बढ़ रहे थे। तो ये भी अमेरिका के प्रयास रहे। तो ये है 1945 के पश्चात से लेकर आज तक अमेरिकी विदेश नीति की मोटी मोटी विशेषताएं। वास्तव में देखा जाए तो उसकी अमेरिकी विदेश नीति की जो केंद्र बिंदु रहा है वो ये साम्यवादी शासन व्यवस्था रही है। इसको रोकने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए बाकी उसने ये तरीके, बाकी नीतियां अपनाई थी। वास्तव में वो पूरे विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था और इसीलिए उसके द्वारा इस प्रकार के कुछ तरीके अख्तियार किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में कुछ ऐसे राज्य हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है, जिनमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल है। ये जो बाकी राज्य हैं भारत और पाकिस्तान के अलावा, इसमें कुछ खास दिलचस्पी अमेरिका की नहीं रही। हाँ, अफगानिस्तान में जरूर रही। अफगानिस्तान में जैसे सन 1979 में 79 में जो सौर क्रांति हुई थी, या जो तख्तापलट की घटना हुई और सोवियत संघ के माध्यम से, सोवियत संघ की सहायता से तख्तापलट हुआ, उसके पश्चात नया शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। उससे पहले तनाव से ठिल्ले का काल चल रहा था। तब यहाँ पर जो सोवियत संघ घुस गया था उसको बाहर निकालने के लिए अमेरिका ने धीरे धीरे अफगानिस्तान में हस्तक्षेप बढ़ा दिया, तालिबान को खड़ा किया ताकि सोवियत संघ को यहाँ से खदेड़ा जा सके। और उसके पश्चात जब यहाँ से सोवियत संघ चला गया 1989-90 के आसपास, तब जाकर धीरे धीरे अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कम हुआ। लेकिन
जो अल कायदा संगठन था उसको समाप्त करने के लिए अमेरिका वहां पर मौजूद रहा, तालिबान को समाप्त करने के लिए अमेरिका वहां पर मौजूद रहा और आज भी मौजूद है। तो आज भी अमेरिका की दिलचस्पी अफगानिस्तान में कुछ हद तक बनी हुई, लेकिन वास्तव में दक्षिण एशिया में अगर कोई केंद्र बिंदु रहा है तो भारत और पाकिस्तान। इसकी कहानी हम 1947 से ही शुरू करेंगे। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, न केवल स्वतंत्र हुआ बल्कि भारत का विभाजन भी हुआ। पाकिस्तान और भारत के नाम से दो अलग अलग स्वतंत्र राज्य बने। जब भारत का विभाजन हुआ तब पश्चिमी देश विशेष रूप से ब्रिटेन और फ्रांस का जो रूप था, जो सहानुभूति थी, वो पाकिस्तान के साथ थी, न कि भारत के साथ। और चूंकि फ्रांस और ब्रिटेन जिस तरफ होते हैं, अमेरिका की सोच भी उसी तरफ होती है, तो भारत के स्वतंत्र होने के साथ अमेरिकी विदेश नीति जो थी वो पाकिस्तान समर्थक रहे। और इसका एक कारण ये भी था कि शीत युद्ध प्रारंभ हो चुका था और शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ये चाहता था कि भारत अमेरिकी गुट में शामिल हो जाए, लेकिन भारत ने किसी भी गुट में शामिल होने की दिलचस्पी नहीं दिखाई। और 1955 में जो पहला अफ्रो एशियाई सम्मेलन बांडुंग में हुआ था, उसके पश्चात जो गुटनिरपेक्षता की नींव पड़ी थी, उसके कारण से भारत एक गुटनिरपेक्ष राज्य हो गया, यानी वो किसी भी गुट में शामिल नहीं था। लेकिन पाकिस्तान अमेरिकी गुट का सदस्य बना। ये जो दो संगठन है, सेंटो और शीटो, इन दोनों संगठनों का पाकिस्तान सदस्य बन गया, यानी कि वो अमेरिकी गुट में जा चुका था। वो अमेरिकी गुट में जाने का परिणाम ये हुआ कि वो अमेरिका का चहेता बन गया और भारत अमेरिका का विरोधी बन गया, क्योंकि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। और 1965 के युद्ध में अमेरिका ने, हालांकि विशेष रूप से क्लियर रूप में, स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन पर्दे के पीछे अमेरिका की भूमिका अवश्य रही। उसके पश्चात 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध था, उस युद्ध में स्पष्ट रूप से अमेरिका पाकिस्तान के साथ आया। उसने अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर में भेज दिया था। वो तो भला हो सोवियत संघ का, भारत ने सोवियत संघ के साथ एक मैत्री संधि की इसी 1971 में, और सोवियत संघ भारत की सहायता के लिए आ गए। यहां से भारत और सोवियत संघ की मैत्री का अध्याय शुरू होता है और अमेरिका और भारत की दुश्मनी का अध्याय। यहां से दोनों के संबंध और भी ज्यादा बिगड़ते चले गए। फिर भारत ने परमाणु परीक्षण किया, परमाणु विस्फोट किया, इससे अमेरिका भी और भी नाराज हो गया। तो धीरे धीरे देखते देखते भारत और अमेरिका के संबंध कटु रहे और हर दृष्टिकोण पर, हर पहलू पर, हर बिंदु पर अमेरिका ने भारत विरोधी रुख अपनाया। कश्मीर की जो समस्या थी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाई गई, उसमें भी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का रुख जो है वो भारत विरोधी रहा। हालांकि सोवियत संघ अगर नहीं होता तो पता नहीं क्या परिणाम होता। हर पश्चिमी देशों के प्रस्ताव को सोवियत संघ ने वीटो के माध्यम से समाप्त करके कश्मीर समस्या पर भारत का समर्थन किया था। फिर उसके पश्चात 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। उसमें क्लिंटन प्रशासन हुआ करता था और क्लिंटन ने भारत के ऊपर भयंकर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत ने अपनी संप्रभुता का इजहार किया और अपने आप को परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। और धीरे धीरे क्लिंटन प्रशासन के रवैये में भी कुछ परिवर्तन आया। उन्होंने भारत की, बांग्लादेश की और पाकिस्तान की यात्रा की और उसके पश्चात भारत और अमेरिका का एक नया अध्याय शुरू होता है। जब 1999 में कारगिल संघर्ष हुआ था, उस कारगिल संघर्ष में अमेरिका ने भारत का समर्थन किया और पाकिस्तान को फटकार लगाया। और उसके पश्चात जब उसी समय जब पाकिस्तान में सैन्य शासन यानी कि जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में सैनिक तख्ता पलट हुआ, तब भी अमेरिका ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी। और उसके पश्चात 1998 के पश्चात भारत और अमेरिका का दोस्ती का अध्याय प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उस समय सोवियत संघ समाप्त हो चुका था। भारत को एक शक्तिशाली मित्र की आवश्यकता थी और अमेरिका को भी उभरते हुए साम्यवादी चीन के प्रभाव को रोकने के लिए भारत जैसे मित्र की आवश्यकता थी। फिर दोनों करीब आते चले गए। उसके पश्चात जैसे कि अणु प्रसार जो समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के पास, भारत और अमेरिका के साथ, उसमें भी बहुत सी बातें लिखी गई, बहुत सी चीजें शामिल की गई। आज
हम ये कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका दोनों एक साथ खड़े हैं। तो भारत और अमेरिका के जो संबंध है उतार चढ़ाव भरे रहे। पूर्व में हम एक प्रकार से अमेरिका के विरोधी थे, अमेरिकी हमें से बहुत दूर थे और अमेरिका भी अपने आप हमें विरोधी मानता था। लेकिन 1998 के बाद सोच में परिवर्तन आया और आज हम अमेरिका के काफी बड़े समर्थक भी हैं, काफी अच्छे मित्र भी। और इसी के कारण से पाकिस्तान के साथ भी वैसा हुआ कि पाकिस्तान पहले करीब भी था और बाद में धीरे धीरे पाकिस्तान अमेरिका से दूर होता चला गया और आज पाकिस्तान पूरा का पूरा चीन के खेमे में है या चीन की गोद में बैठा हुआ है। तो दक्षिण एशिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, यहाँ पर बहुत प्राकृतिक संसाधन है, पेट्रोलियम के भंडार है। तो इस दक्षिण एशिया में भी अमेरिका की दिलचस्पी रही और आज साम्यवादी चीन के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका को दक्षिण एशिया के बहुत बड़े राज्य यानी भारत की भी आवश्यकता है। तो आज दक्षिण एशिया में विशेष रूप से भारत की अनदेखी करना अमेरिका के लिए संभव नहीं। अब बात करते हैं अमेरिकी विदेश नीति के पहलू यानी कि अंतिम पहलू निष्कर्ष पर मूल्यांकन। देखा जाए तो किसी भी राज्य की विदेश नीति जो है वो सहानुभूति पर आधारित होनी चाहिए, मित्रता पर आधारित होनी चाहिए, सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका की विदेश नीति या तो लोगों को या राज्यों को अधीनस्थ बनाने की रही है, गुलाम बनाने की रही है, या उनको पिछलग्गू बनाने की। विश्व राजनीति पता नहीं क्या क्या घटनाक्रम हुए, सब में अमेरिका की नकारात्मक भूमिका रही है। चीन से भी उसे हाथ मिलाना पड़ा, वियतनाम से उसे बदनाम होकर निकलना पड़ा, कंबोडिया जिसे हम कंपूचिया या कंबोडिया कहते हैं वो भी साम्यवादी बन गया, अमेरिका कुछ नहीं कर सका। और भी बहुत ऐसी घटनाएं हुई जहां पर अमेरिका को नीचा देखना पड़ा। अमेरिका के कारण से, अमेरिका की नीति के कारण से बहुत बड़े बड़े संघर्ष भी हुए हैं। अरब इजराइल संघर्ष इसी का परिणाम है, खाड़ी युद्ध इसी का परिणाम है, और क्यूबा पर बमबारी उसी का परिणाम है, और जो ये सीरिया में, लेबनान में जो घटनाक्रम हुए हैं वो भी अमेरिका की विदेश नीति के ही परिणाम है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अधिकांश देशों को अपना पिछलग्गू बनाना चाहता है, विश्व को अपनी इच्छा के अनुसार हाँकना चाहता है, अपने निर्णय विश्व के ऊपर थोपना चाहता है, और ये कहीं किसी भी रूप में किसी भी देश की एक अच्छी विदेश नीति तो नहीं कही जा सकती। इसलिए अमेरिकी विदेश नीति के कारण से विश्व को बहुत से परिणाम भुगतने पड़े और बुरे परिणाम देखने भी पड़े। वास्तव में आदर्श स्थिति सामंजस्य की होनी चाहिए, जो अमेरिकी विदेश नीति में कहीं भी नजर नहीं आते। इसलिए देखा जाए तो अमेरिका की विदेश नीति जो है वो उसके हिसाब से भले कितनी भी उचित हो, लेकिन वैश्विक परिदृश्य के हिसाब से कहीं पर भी उचित नहीं कही जा सकती। तो ये अमेरिकी विदेश नीति, आज अमेरिकी विदेश नीति संपन्न होती है। अगर कहीं पर भी आपको किसी भी चीज पर शंका हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।